बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अब अगर तुमने अपने किसी बहन भाई के साथ कोई शरारत की तो याद रखना कि मैं तुम्हें उन बंद कमरों में बंद करके आऊंगी जिनको कभी नहीं खोला जाता और जिनके बारे में कहा जाता है कि उन कमरों में जिन्नात आबाद हैं। मैंने तुम्हें उस कमरे में बंद करना है ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। छोटे बहन भाइयों के कपड़े तब्दील करने के लिए देते हुए अम्मा मुझे बहुत गुस्से से कह रही थी। मैंने तो इनसे नहीं कहा था कि ये मेरे पीछे पीछे आ जाएं। मैं तो खुद बारिश में नहा रही थी, ये तो अपनी मर्जी से बारिश में भीग रहे थे, मेरे कहने पर तो नहीं। अम्मा के डांटने पर मैंने सफाई पेश करते हुए कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये तुम्हारे छोटे बहन भाई हैं, ये वही हरकतें करेंगे जो तुम करोगी, लेकिन तुम तो खुद भी इंसानों वाली हरकतें नहीं करती, तो फिर इनसे मैं क्या उम्मीद रखूं कि ये इंसान बन जाएंगे। गुस्से से अपना सर पीटते हुए अम्मा ने मुझे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अम्मा ये तो इंसान है, आप उन्हें इंसान क्यों नहीं समझती। अम्मा के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए मैंने दुहाई देते हुए कहा, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि अम्मा मुझे या मेरे बहन भाइयों को इंसान ही न समझें। अम्मा की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। वो हम बहन भाइयों को इंसानों से अलग कोई और ही मखलूक समझती थीं। तुम्हारे अब्बा को मैं बता दूंगी कि तुम्हें खुद ही समझाएं, तुम मेरे कहने के मुताबिक नहीं चल सकती, या तुम्हें कोई और जुबान समझ आती है। मेरी जुबान तो तुम्हें समझ नहीं आती, आज वो तुम्हें अपनी जुबान से खुद समझाएंगे। हस्बे आदत अपनी जान छुड़ाते हुए अम्मा ने अब्बा जान की धमकी दी थी, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि अब्बा जान मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, बल्कि वो अम्मा की शिकायत लगाने पर हंसते रहेंगे। दादी अम्मा इस वक्त अपने कमरे में आराम कर रही थी। अगर वो भी यहाँ पर मौजूद होती तो मुझे ही बुरा भला कहती। मैंने तो अपने छोटे बहन भाइयों को सख्ती से मना किया था कि कमरे से बाहर आने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मुझे बारिश में भीगता हुआ देखकर छलांगे लगाते हुए बाहर आ गए। अब मैं उन्हें कैसे मना करती। अम्मा की तरह दादी अम्मा ने भी सारा इल्जाम मुझे ही देना था कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। स्कूल से छुट्टियां थीं, घर में रहते हुए मैं थक गई थी। अम्मा से बार बार कहती थी कि नानी अम्मा के घर चले, लेकिन वो दादी अम्मा की खराब सेहत का बहाना बना देती। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस बार सारी छुट्टियां ऐसे ही गुजर जाएंगी, हम कहीं भी नहीं जा सकेंगे। दोपहर का वक्त था, हम सब आराम कर रहे थे। तैमूर और मीना दोनों सो रहे थे, लेकिन मुझे ना जाने दोपहर के वक्त क्यों नींद नहीं आती थी। मैं कमरे से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन जानती थी जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलूंगी दादी अम्मा की आंख खुल जाएगी, इसलिए आराम से लेटी रही। डोर बेल की आवाज सुनाई दी तो दादी अम्मा जल्दी से उठकर बैठ गईं। इस वक्त कौन आ गया है, अपने जूते तलाश करते हुए दादी अम्मा ने कहा, और फिर अपनी लाठी के सहारे चलते हुए कमरे से बाहर निकल गईं। मुझे भी तजस्सुस हो रहा था कि इस वक्त कौन आ गया है। अमूमन इस वक्त लोग आराम कर रहे होते हैं। जब दादी अम्मा ने दरवाजा खोला तो सामने ही मोहल्ले के चंद बच्चे खड़े थे, जिन्हें देखते ही दादी अम्मा को गुस्सा आ गया। इससे पहले कि दादी अम्मा उनसे पूछती कि उन्होंने घर की बेल क्यों बजाई है, एक बच्चा खुद ही बोल पड़ा, हमारा बॉल आपके घर गिरा है, आप वो हमें वापस कर दें। बच्चे की बात सुनकर दादी अम्मा शदीद तैश में आ गई थीं। उन शरारती बच्चों की वजह से दादी अम्मा के आराम में खलल पड़ा था, वो उन्हें कैसे माफ कर सकती थीं। इसलिए गुस्से से उन्हें डांटने लगी, तुम्हारे माँ बाप कहाँ चले गए हैं, क्या वो जिंदा हैं या मर चुके हैं। इस सुनसान दोपहर में तुम सबको घर से बाहर निकाल दिया है। उन्हें इस बात की फिक्र ही नहीं कि बच्चे इस गर्मी में क्या कर रहे हैं। गजब खुदा का, अगर इस सुनसान दोपहर में कोई बच्चों को अगवा करके ही ले जाए तो फिर वालिदैन सारा कसूर पुलिस पर डाल देते हैं। दादी अम्मा नॉन स्टॉप बोले जा रही थीं, जबकि बच्चों के चेहरों पर बेजारी साफ दिखाई दे रही थी। दादी अम्मा प्लीज, हम खेल रहे थे, जानबूझकर बॉल आपके घर नहीं फेंकी, प्लीज हमारी बॉल हमें वापस कर दें। दादी अम्मा के गुस्से से तंग आकर एक बच्चे ने तेजी से कहा, पूरे मोहल्ले में और कोई जगह नहीं है खेलने की, हमारे घर के सामने ही तुम्हें खेलना होता है। मुझे नहीं पता तुम्हारी बॉल किधर है, हम नहीं उठा कर दे सकते। उस तरफ पुराने कमरों की तरफ चली गई है, वहाँ हम नहीं जाते,
इसलिए अब खेलना छोड़ो और जाकर अपने घरों में आराम करो। गुस्से से बॉल देने से इनकार करते हुए दादी अम्मा ने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने चंद कदम आगे बढ़ाकर देखा, पुरानी और बोसीदा दरवाजे के सामने और भी बहुत से बॉल पड़े हुए दिखाई दिए। दादी अम्मा ने अपनी लाठी के साथ मुझे पीछे खींचा और इंतहाई गुस्से से कहा, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इस तरफ मत जाया करो, लेकिन तुम न जाने क्यों किसी बात को मानना पसंद ही नहीं करती। गर्दन में लाठी की वजह से मैं बिल्कुल हरकत नहीं कर पा रही थी। अरे दादी अम्मा, एक तो आपको मौका चाहिए होता है मुझे मारने पीटने का, मैं तो सिर्फ देख रही थी, कोई बॉल उठाकर नहीं दे रही थी। दोनों हाथों से अपनी गर्दन को बचाते हुए मैंने तेजी से कहा, खबरदार अगर आज के बाद उस तरफ झांकते हुए भी मैंने तुम्हें देखा। दादी ने खबरदार करते हुए कहा था। दोनों हाथों से अपनी गर्दन को मसलते हुए मैं कमरे की तरफ आ गई। दादी अम्मा अभी तक उन बच्चों को ही बुरा भला कह रही थीं, जो उस वक्त उनके आराम में मुखल हो रहे थे। न सिर्फ बच्चों को बल्कि उनके वालिदैन को भी दादी अम्मा बुरा भला कह रही थीं, जबकि मेरा जहन तो उसी तरफ अटका हुआ था कि पुराने और बोसीदा कमरे जिनके दरवाजों पर बड़े बड़े ताले लटक रहे हैं, उस तरफ क्यों नहीं जाने दिया जाता। मैंने बहुत बार अम्मा और दादी अम्मा से इस बारे में जानने की कोशिश की थी कि वो भी हमारे घर का हिस्सा हैं, अगर हम चाहें तो उन कमरों को गिराकर सहन खुला कर सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक वहाँ पर कमरे भी तामीर करवा सकते हैं। लेकिन दादी अम्मा ने मुझसे कहा था कि वो जगह हमारी नहीं है, हम उसको अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते। मेरे लिए ये बहुत हैरत अंगेज बात थी कि वो जगह तो हमारे घर में शामिल है, फिर हमारी क्यों नहीं है। जिस पर दादी अम्मा ने मुझे बताया कि उन कमरों में जिन्नात बसती हैं, इसलिए हम उन कमरों को इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही उस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बचपन से ही ये सब सुनती आ रही थी, इसलिए मुझे ये सब अजीब नहीं लग रहा था। लेकिन एक बात मेरे जहन में आई तो मैंने जल्दी से दादी अम्मा से पूछ ली। दादी अम्मा उस वक्त अपने बिस्तर पर लेट चुकी थीं। एक बात तो मुझे बताएं, आपको कैसे पता है कि उन कमरों में जिन्नात रहते हैं जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि उन्हें तंग किया जाए या उनको डिस्टर्ब किया जाए। हैरत भरे लहजे से मैंने दादी अम्मा से पूछा। मैं नहीं जानती कि ये खबर कैसे फैली थी कि इस घर में जिन्नात रहती हैं। मैं तो जब से इस घर में आई थी यही सुनती आई कि इन कमरों की तरफ कोई नहीं जा सकता। मेरा सवाल सुनकर दादी ने इंतहाई गुस्से से कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब मन घड़त बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। हमने आज तक कभी किसी जिन को इस घर में नहीं देखा था और ना ही कभी किसी की मौजूदगी महसूस की थी। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि मैं उन कमरों के बारे में पूरी तरह तहकीक करूंगी और मुझे यकीन था कि मुझे जरूर कामयाबी हासिल होगी और बरसों से फैली गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। उसके बाद मैंने जानबूझकर उन कमरों की तरफ चहलकदमी करना शुरू कर दी। उन बोसीदा और पुराने कमरों के आसपास न सिर्फ पत्ते बिखरे हुए थे बल्कि बच्चों के बॉल्स भी पड़े हुए थे। दादी अम्मा से नजर बचाकर मैंने 2 बॉल उठाकर बाहर गली में उछाल दिए। ये तजुर्बा मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि वो अनदेखी मखलूक जिसके बारे में मशहूर है कि वो इन कमरों में मुकीम है, वो मुझे रोकेंगे या नहीं। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ था। अब तो मुझे इस बात का यकीन हो चला था कि ये सब ख्याली बातें हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। उन्हीं दिनों दादी अम्मा कुछ दिन के लिए छोटे चचा के घर रहने के लिए जा रही थी। अम्मा ने भी अपने मैके जाने का प्रोग्राम बना लिया। हम बहन भाई तो खुशी से उछलने कूदने लगे क्योंकि अम्मा ने हमें तो मना कर दिया था कि वो इन छुट्टियों में हमें कहीं भी नहीं लेकर जाएंगी। अचानक ही जब हमें ननिहाल जाने के बारे में पता चला तो हमारी खुशी की कोई इंतहा ही ना थी। चचा जान आए और दादी अम्मा को लेकर चले गए। हमने भी अपना अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। अम्मा बार बार घर को साफ सुथरा और हर चीज को तरतीब से रखने का कह रही थी ताकि चंद दिन रहने के बाद जब घर वापस लौटें तो घर साफ सुथरा हो, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जिन दिनों हमने अपनी नानी अम्मा के घर में रहना था, अब्बा भी अपने छोटे भाई के घर ही रहते थे क्योंकि वो बाजार का खाना नहीं खाते थे, इसलिए अपने काम से सीधा भाई के घर ही चले जाया करते थे। इसलिए घर मुकम्मल तौर पर बंद ही रहना था। मुझे याद था कि जब भी हम नानों के घर से वापस आते तो घर बहुत गंदा हो चुका होता।
आंधी और तूफान की वजह से हर तरफ मिट्टी और पत्ते बिखरे हुए होते। घर पहुंचने के बाद अम्मा कमर कस लेती और सारा घर साफ करना शुरू कर देती। सब कामों के दौरान मुझे भी अम्मा की मदद करना पड़ती, जबकि मैं तो आराम करना चाहती थी, लेकिन घर की हालत के पेश नज़र अम्मा मुझे आराम भी न करने देती। जब हम घर से बाहर निकलने लगे तो अचानक ही मेरे जहन में एक ख्याल आया। उन पुराने और बोसीदा कमरों के टूटे हुए दरवाजों के सामने खड़े होकर मैंने कदरे ऊंची आवाज से कहा, अगर यहाँ पर कोई रहता है तो ये घर उसका भी है। हमारे आने पर ये घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। इतने अरसे से हम ही इस घर को साफ कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यहाँ पर रहने वाले हर फर्द को इस घर की सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। मैं घर वापस आऊं तो घर बिल्कुल साफ होना चाहिए। इधर उधर देखते हुए मैंने ऊंची आवाज से कहा और फिर भागकर दरवाजे तक पहुंच गई। पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चंद दिन नानों के घर रहकर हम वापस आ गए। मैं इस वाक़े को बिल्कुल भी भूल चुकी थी कि मैंने अपने घर में रहने वाले जिन्नात को घर की सफाई सुथराई के बारे में क्या कहा था। लेकिन जब हम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो घर की हालत देखकर हैरत ज़दा रह गई। साफ सुथरा घर ऐसा लग रहा था कि किसी ने अभी अभी पोछा लगाया हो। इतना खूबसूरत और साफ सुथरा घर देखकर अम्मा को बहुत हैरत हो रही थी, लेकिन मेरे तो कदम इस कदर वजनी हो चुके थे कि आगे बढ़ना ही मुश्किल हो रहा था। अम्मा का ख्याल था कि अब्बा ने घर की सफाई की होगी, वो किसी जरूरी काम से घर आए होंगे और सफाई करती होगी, जबकि मैं जानती थी कि ऐसा नहीं है। जिसे मैं मजाक समझ रही थी वो तो हकीकत थी। अब तो खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं बचपन से सुनती आ रही थी कि हमारे घर के साथ ही बना हुआ पुराना घर, जो कि अब किसी और के इस्तेमाल में नहीं था, पहली नज़र में देखने में बहुत बोसीदा और पुराना दिखाई देता था। ऐसा लगता था कि किसी वक्त भी ये कमरे मलबे के ढेर बन सकते हैं। उन पुराने कमरों में जिन्नात ने बसेरा किया हुआ है, लेकिन मुझे कभी इस बात पर यकीन नहीं आया था। मैं दिल ही दिल में खुद खौफ सता थी, क्योंकि जिन्नात ने मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया था। उस रोज़ के बाद मैंने उन बंद कमरों की तरफ जाना छोड़ दिया था, बल्कि मैं तो निगाह उठाकर भी नहीं देखती थी। कुछ रोज तक तो मैं जिन्नात की मौजूदगी का सोचकर बहुत खौफज़दा रही, लेकिन फिर मैंने इस हकीकत को कबूल कर लिया। मैं अक्सर सोचा करती थी कि अगर जिन्नात को हमसे कोई मसला होता तो वो हमें ज़रूर तंग करते, लेकिन ऐसा कोई वाक़या मेरे इल्म में नहीं था जिससे ये साबित हो सकता कि यहाँ पर रहने वाले जिन्नात हमारे दुश्मन हैं या हमें यहाँ से निकाल देना चाहते हैं। इसलिए मैं जिन्नात के हवाले से जो खौफ मेरे दिल में था आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा था। लेकिन अब मैं उन कमरों की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करती थी। शाम होने के करीब थी। अम्मा खाना बनाने में मसरूफ थी, जबकि आज दादी अम्मा की सेहत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो आराम कर रही थी। तैमूर और मीना कमरे में टीवी देख रहे थे। मैंने निगाह उठाकर सामने की तरफ देखा तो देखती रह गई, क्योंकि उन बंद कमरों के दरवाजे के करीब एक नौजवान खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। फासला ज्यादा होने की वजह से मुझे ये तो दिखाई नहीं दे रहा था कि वो मुस्कुरा रहा है या संजीदा है, लेकिन उसकी आंखों की चमक से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत खुश है। चंद लम्हे वो मेरी तरफ देखता रहा और फिर हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन मैं कान की अंदाज से मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे। इससे पहले कि मैं उन कमरों के करीब पहुंच जाती, अचानक ही मुझे दादी अम्मा की करख्त आवाज सुनाई दी। अरे लड़की, इस वक्त कहाँ जा रही हो? शाम हो रही है, जल्दी से वापस आओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम हमारे लिए जरूर कोई न कोई मसला खड़ा करोगी। दादी अम्मा ने मुझे तेजी से बंद कमरों की तरफ जाते हुए देखा तो पीछे से आवाज लगाई। उनकी आवाज मेरे कानों में सुनाई दी तो मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा और मैं हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि चंद लम्हा पहले तो मैं दादी अम्मा की चारपाई के करीब ही खड़ी थी और फिर यहाँ कैसे पहुँच आई। हैरत भरी नजरों से मैं अपने आसपास देखने लगी। एक तो मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती, तुम्हें जिस बात से मना किया जाता है वही काम क्यों करती हो। हस्बे आदत दादी अम्मा गुस्से में आ चुकी थी और अब मुझे बुरा भला कह रही थी। एकदम से मुझे वो नौजवान याद आया जो मुझे इशारे से अपनी तरफ बुला रहा था।
मैंने जल्दी से बंद कमरों की तरफ देखा, लेकिन अब वहां पर कोई भी नहीं था। अजनबी नौजवान बहुत हसीन था और उसकी आंखों की चमक बहुत अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें नहीं बल्कि छोटे छोटे 2 रोशन बल्ब थे। मैं तो चहलकदमी कर रही थी। आपको तो मौका चाहिए होता है मुझे डांटने के लिए। अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए मैंने रूठे हुए लहजे से दादी अम्मा से कहा, चहलकदमी करने के लिए उस तरफ जाना जरूरी है? इतना बड़ा सहन है, छत पर भी जा सकती हो। अब की बार दादी अम्मा ने थोड़े नरम लहजे से कहा था। दादी अम्मा मुझे न जाने क्या समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। अभी तक उस हसीन अजनबी नौजवान के बारे में ही सोच रही थी। रात का खाना खाने के बाद अम्मा ने मुझे किचन साफ करने और खाने के गंदे बर्तन धोने का हुक्म दिया, तो ना चाहते हुए भी मैं किचन में आ गई। दादी अम्मा तो खाना खाने के फौरन बाद ईशा की नमाज अदा करती और फिर सोने के लिए लेट जाती थी। अब्बा की भी यही रूटीन थी, वो बहुत जल्द सोने की आदी थी। लेकिन आजकल छुट्टियों की वजह से हमारी रूटीन बहुत खराब हो रही थी, वरना हम भी रात को जल्दी सो जाते, क्योंकि सुबह स्कूल जाने के लिए वक्त की पाबंदी करना जरूरी था। अम्मा ने मुझे किचन साफ करने के लिए कह तो दिया था, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। मैं उस वक्त अपना पसंदीदा ड्रामा देख रही थी। अम्मा के डांट के डर से ना चाहते हुए भी मुझे किचन में आना पड़ा। गुस्से से बड़बड़ाते हुए मैं काम कर रही थी, जब अचानक ही किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। जल्दी से मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो हैरत ज़दा रह गई। मेरे सामने फिर वही हसीन अजनबी नौजवान खड़ा था। मुझे उसके हंसने की वजह समझ नहीं आई थी। अचानक से उसे अपने सामने देखकर मैं खौफज़दा हो गई और जल्दी से उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे आ गए हो। मेरा सवाल सुनकर वो मुस्कुराने लगा और हंसते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम कहकर गई थी कि जब तुम नानी के घर से वापस आओ तो तुम्हारा घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, और फिर तुमने देखा कि तुम्हारे आने से पहले मैंने सारा घर साफ कर दिया था ताकि तुम्हें कोई काम ना करना पड़े। हंसते हुए उसने अपना तारुफ करवाया। ये ख्याल आते ही कि वो इंसान नहीं बल्कि जिन है, मैं खौफ से थर थर कांपने लगी थी। तुम्हें मुझसे डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। मेरे खौफज़दा चेहरे की तरफ देखते हुए उस नौजवान ने कहा था, क्या तुम इंसान नहीं हो? हैरत और खौफ भरे लहजे से मैंने उससे पूछा तो उसने इनकार में सर हिला दिया। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हम बरसों से यहाँ पर आबाद हैं, कभी भी हमारी वजह से तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को कोई तकलीफ हुई है? फिर क्यों डर रही हो? उस नौजवान ने मुझे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मैं अपने इस दिल का क्या करती जो किसी तौर पर काबू में नहीं आ रहा था। खौफ की वजह से तेज तेज धड़क रहा था। मेरा नाम हाबूस है और मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, मुझसे मत डरो। मेरी तरफ देखते हुए उसने संजीदगी से कहा, मैं अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुमसे कल फिर मिलने के लिए आऊँगा, लेकिन तुम वादा करो कि मुझसे नहीं डरना। अभी तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आ गया है। तुम अपनी बात भूल गई हो। तुमने कहा था कि अगर इस घर में हमारे अलावा कोई रहता है तो उससे भी इस घर की सफाई करनी चाहिए। तो ये बात तुम्हें समझ जानी चाहिए कि हम भी इसी घर में मुकीम हैं, एक दूसरे के हमसाए हैं और अच्छे हमसाए एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हाबूस मुझे समझाते हुए कह रहा था, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही ख्याल सताया जा रहा था कि उस वक्त मेरे सामने एक जिन ज़्यादा मौजूद है जो कुछ भी कर सकता है। उसके तसल्ली देने और बार बार समझाने पर भी मेरा खौफ कम नहीं हो रहा था। अचानक ही वो मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। उसके जाने के बाद मैंने शुक्र अदा किया और जल्दी से अपना काम मुकम्मल करके अम्मा के करीब आकर बैठ गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सोचा था कि हाबूस के बारे में अम्मा को सच सच बता दूं। मैं अम्मा और दादी अम्मा को बताना चाहती थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वो मेरी किसी बात पर एतबार नहीं करेंगी, उल्टा मेरा मजाक ही उड़ाएंगी। इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा। मैं सोना चाहती थी, लेकिन हाबूस का खूबसूरत चेहरा बार बार मेरी निगाहों के सामने आ जाता। न जाने उसके चेहरे में ऐसी क्या कशिश थी कि मेरे जहन के साथ चिपक कर रह गया था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत हसीन नौजवान था। मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले इतना हसीन लड़का
कभी नहीं देखा था। मेरा दिल बार बार उसकी तरफ मुतवज्जो हो रहा था। उसके बारे में सोचते हुए न जाने कब मैं नींद में खो गई। आज सुबह से मौसम अबर आलूद और खुशगवार था। सूरज ना होने की वजह से ज्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही थी और हल्की हल्की हवा ने मौसम बहुत हसीन बना दिया था। अम्मा से इजाजत लेकर मैं कुछ देर के लिए छत पर आ गई। धूप में छत पर जाने का तसव्वुर ही ना था, लेकिन आज के खुशगवार मौसम की बदौलत अम्मा ने मुझे छत पर जाने की इजाजत दे दी थी। छत पर आकर मौसम मुझे और भी हसीन दिखाई देने लगा, क्योंकि हर तरफ हरियाली थी और हवा बहुत ठंडी और अच्छी महसूस हो रही थी। शुक्र था कि मेरे दोनों बहन भाई इस वक्त ट्यूशन पढ़ने के लिए गए हुए थे, वरना वो भी इस वक्त जरूर मेरे साथ छत पर मौजूद होते। मुझे अपने करीब से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी तो मैंने घबराकर जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। हाबूस मेरे बिल्कुल करीब खड़ा था। अजीब बात थी कि इस वक्त मुझे उसे देखकर कोई डर या खौफ महसूस नहीं हुआ था। शायद रात को पहली मुलाकात थी और रात का वक्त होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। आज मौसम बहुत हसीन है, बहुत जल्द बारिश होने वाली है। आसमान की तरफ देखते हुए हाबूस ने कहा, मैं तो इस मौसम की दीवानी हूँ। सब घर वाले मुझे मना करते हैं, लेकिन बारिश में भीगना मेरा पसंदीदा मशगला है। अपने खौफ पर काबू पाते हुए मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। मेरी तरफ देखते हुए हाबूस ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हें मेरी पसंद और नापसंद के बारे में कैसे पता चल गया? अपनी आंखों में हैरत भरे हुए मैंने उससे पूछा। तुम एक बार फिर भूल गई हो कि तुम हमसाए हैं। हमसाए भी नहीं बल्कि तुम्हारे साथ इसी घर में रहते हैं। एक साथ रहने की वजह से हमें एक दूसरे का हमसाया कहा जा सकता है, हाबूस ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मैं भी मुस्कुराने लगी थी। वो न सिर्फ हसीन था बल्कि बातें करने के फन से भी वाकिफ था। अगर तुम इसी घर में रहती थी तो इससे पहले मुझे कभी दिखाई नहीं दिए थे, इसलिए कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। मैंने हंसते हुए कहा, हम इस घर में जरूर रहते हैं, लेकिन हमें इंसानों से दूर रहने की हदायत की जाती है, बल्कि सख्ती से हुक्म दिया जाता है कि हमने इंसानों को तंग नहीं करना बल्कि इंसानों से दूर रहना है। यही वजह थी कि मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आया था। अगर सच कहूँ तो इससे पहले मैंने कभी तुम पर तवज्जो भी नहीं दी थी। हाबूस ने संजीदगी से कहा, क्या मतलब तवज्जो नहीं दी थी? हैरत से मैंने पूछा। उस रोज जब तुम अपनी नानी के घर जा रही थी, सुर्ख रंग के लिबास में तुम बहुत हसीन लग रही थी, और जब तुमने ऊंची आवाज से जिन्नात को मुखातिब करके घर का ख्याल रखने और सफाई सुथराई करने के बारे में कहा था, मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने ही खड़ा था, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकती थी। मैंने पहली बार तुम पर गौर किया। तुम तो बहुत हसीन और मासूम हो। मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए हाबूस ने इंतहाई प्यार भरे लहजे से कहा। उसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से सर झुका लिया। मेरे चेहरे पर एक शर्मगीन मुस्कुराहट आ गई थी। उसकी तारीफ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। जब तुम्हें मना किया जाता है कि तुमने इंसानों के करीब नहीं जाना और इंसानों से दूर रहना है, अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो फिर तुम्हें डांट सुनना पड़ेगी। बात आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, मैं सबकी निगाहों से छुपकर तुमसे मिलने के लिए आता हूँ। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ बातें करते हुए देख लिया तो मुझे अपने कबीले की तरफ से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि नाफरमानी करने वाले को माफ नहीं किया जाता। अब उसने संजीदगी से बताया, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए बल्कि तमाम इंसानों से दूर रहना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम्हें कोई देख ले और फिर तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने उसे मशवरा देते हुए कहा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसे कुछ भी सुनने को मिले। अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अपने दिल पर किसी को कोई इख्तियार नहीं होता, इसी तरह मुझे भी अपने दिल पर कोई इख्तियार नहीं है। जब तक तुम्हें देख ना लूं या तुम्हारी आवाज ना सुनूं, मुझे चैन नहीं आता। तुम नहीं जानती कि पिछले चंद रोज से मुझे क्या हो गया है। हर वक्त तुम्हारा चेहरा मेरी निगाहों के सामने रहता है। वो बहुत बेबसी से इजहार मोहब्बत कर रहा था। वो अपने दिल के हाथों बहुत मजबूर हो चुका था, लेकिन एक जिन का इजहार मोहब्बत सुनकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसको क्या जवाब दूं।
मैंने कभी ऐसे हालात के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए खामोशी से उसका चेहरा देखती रही। अम्मा मुझे छत से नीचे बुला रही थीं। हाबूस को खामोश छोड़कर मैं आराम से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। हाबूस ने मेरे सामने इजहार मोहब्बत किया था। चाहे जाना किसे अच्छा नहीं लगता, इसी तरह हाबूस के इजहार मोहब्बत से मैं बहुत मुतासिर हुई थी। उसके अल्फाज बार बार मेरे जहन में गूंज रहे थे। हर वक्त ख्यालों में खोई रहती हो या अपने छोटे बहन भाइयों के साथ लड़ना झगड़ना और खेलना ही तुम्हारा मशगला है। छुट्टियों के बाद तुमने स्कूल नहीं जाना? कभी अपने स्कूल का बैग खोलकर भी देख लिया करो। अम्मा ने मुझे किसी गहरी सोच में डूबे हुए देखा तो डांटते हुए कहा था। मैं तो हमेशा से पढ़ाई में कामचोर थी और पढ़ने से दूर भागा करती थी। यही वजह थी कि अम्मा को पढ़ाई के हवाले से मुझ पर सख्ती करना पड़ती थी। अम्मा के डांटने पर मैंने अपना स्कूल बैग उठाया था और पढ़ने के लिए बैठ गई। स्कूल बैग खोलते ही मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि बैग में बहुत ही खूबसूरत गुलाब के फूल पड़े थे, जिनकी खुशबू से मेरा पूरा बैग महक रहा था। मैंने जल्दी से फूलों को अपने हाथ में पकड़ा और एक लंबा सांस लेकर खुशबू अपने अंदर उतारी। जल्द ही पूरा कमरा भी गुलाब के फूलों की महक से भर गया था। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि ये फूल मेरे बैग में किसने रखे होंगे। दिल ही दिल में हाबूस का शुक्रिया अदा करने लगी। उसके इजहार मोहब्बत ने मुझे उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैंने सोच लिया था कि अब जब वो मुझसे मिलेगा तो मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगी। गुलाब का फूल तो मेरे पसंदीदा फूलों की लिस्ट में शामिल होता था। हाबूस की तरफ से मिलने वाला ये पहला तोहफा मुझे बहुत पसंद आया था। रात को बहुत देर से मेरी आंख लगी थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं सो जाऊं, लेकिन न जाने नींद क्यों मुझसे रूठ गई थी। मेरा जहन बार बार भटक कर हाबूस की तरफ चला जाता था। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचती हूँ। यहाँ तक कि अब मुझे इसके अलावा किसी का कोई ख्याल बाकी नहीं था। मैं गहरी नींद में थी जब किसी ने मुझे झंझोड़ कर जगाया। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और हैरत भरी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। कमरे में हल्का अंधेरा था। दादी अम्मा गहरी नींद सो रही थीं। कमरे में मौजूद सभी अफराद मुझे सोते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर ये सब सो रहे हैं तो फिर मुझे किसने जगाया? मैंने खुद कलामी की। हाबूस मेरे बिस्तर पर नमोदार हुआ। वो बिल्कुल मेरे करीब ही बैठा हुआ था। उसे देखकर मैं घबरा गई और जल्दी से दादी अम्मा और अपने बहन भाइयों की तरफ देखने लगी, जो गहरी नींद सो रहे थे। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं इस कमरे में मौजूद हूँ, ये सब बेसुध पड़े रहेंगे। मेरी परेशानी को महसूस करते हुए हाबूस ने मुझे तसल्ली देने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर दादी अम्मा की आंख खुल गई तो फिर हम दोनों के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। खौफजदा लहजे से मैंने कहा, मैं किसी से नहीं डरता और ना ही तुम मुझे किसी से डरने का मशवरा दिया करो। मेरा जब जी चाहेगा मैं तुम्हें देखने के लिए आ जाया करूँगा। इनकार में गर्दन हिलाते हुए हाबूस ने कहा। वो मुझे इस कदर अहमियत दे रहा था कि मुझे उसकी हर बात अच्छी लगती। मैंने तुम्हारे लिए फूल लाए थे, क्या तुम्हें पसंद आए? इंतहाई प्यार भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए हाबूस ने पूछा। बहुत खूबसूरत फूल थे। उनकी खुशबू से तो सारा घर महकने लगा था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। उसका शुक्रिया अदा करते हुए मैंने कहा, इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए और फूल लाऊंगा। मेरा शुक्रिया अदा करने पर हाबूस ने इंतहाई प्यार भरे लहजे से कहा। अब मैं अक्सर तन्हा बैठी रहती। मुझे लाशऊरी तौर पर हाबूस का इंतजार होता था। वो भी ऐसे वक्त में मुझसे मिलने के लिए आता जब घर में कोई भी नहीं होता या मैं बिल्कुल तन्हा होती। मुझसे अक्सर बातें करते हुए कहता था कि वो अपने कबीले से छुपकर आता है। मैंने उसे मना किया था कि उसे मुझसे हर रोज मिलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो हर रोज मुझे देखने और मिलने की ख्वाहिश रखता था। इसलिए हर तरह की पाबंदियों के बावजूद भी मुझसे मिलने के लिए आ जाता था। उसकी मोहब्बत पाकर मैं खुद को दुनिया की खुशनसीब लड़की समझने लगी थी। वो भी मेरा बहुत ख्याल रखता। हाबूस ने मुझे एक खूबसूरत अंगूठी तोहफे में दी। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इतनी खूबसूरत अंगूठी इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। उस अंगूठी की खास बात ये थी कि उसको अपने सामने रखकर मैं जब भी हाबूस को पुकारती वो सर के बल चला आता।
मैंने हाबूस के बारे में अम्मा या दादी अम्मा किसी को कुछ भी नहीं बताया था, वरना वो न जाने क्या समझती। मैं जिन्नात की तरह से जिंदगी के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए अक्सर हाबूस के सामने इस बात की ख्वाहिश का इजहार करती कि मैं तुम्हारी दुनिया में जाकर देखना चाहती हूँ, लेकिन वो हर बार मुझे मना कर देता। मेरी दुनिया में आदम की बू को पहचान लिया जाता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई मुसीबत देखनी पड़े। हाबूस ने इनकार करते हुए कहा, अगर जिन्नात को आदम की बू आ जाती है और वो बू उन्हें पसंद नहीं, तो फिर तुम और तुम्हारा खानदान कई सालों से हमारे साथ रह रही हो। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे घर पर कब्जा किया हुआ है, तो क्या तुम्हें आदम बू बुरी नहीं लगती? मैंने हाबूस से सवाल किया। यहाँ पर हम पाबंद हैं। तुम्हारे आबाओ अजदाद से हमने वादा लिया था कि उनकी आल औलाद में से हम किसी को तंग नहीं करेंगे और ना ही उनकी औलादों में से कोई हमें तंग करेगा। यही वजह है कि हमें यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ सख्ती से इस मुआहदे पर अमल किया जा रहा है। तुम्हारे वालिदैन की तरफ से हमें कभी कोई तकलीफ नहीं हुई और हम भी कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को भी कोई तकलीफ ना हो। हाबूस ने तफसील से मुझे बताया, तुमने हमारी दुनिया देख ली है और तुम इंसानों के दरमियान में रह सकते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारी दुनिया देखना चाहूँ तो तुमने मुझे मना कर दिया है। नाराजगी का इजहार करते हुए मैंने कहा, एक तो तुम बहुत जल्दी नाराज हो जाती हो। तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं तुम्हें अपनी दुनिया में जरूर लेकर जाऊंगा, लेकिन फिर तुम्हें हमेशा मेरे साथ मेरी दुनिया में रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें वापस नहीं आने दूंगा। मोहब्बत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा। उसके इजहार मोहब्बत पर मैंने जल्दी से सर झुका लिया। हाबूस हर रोज मेरे लिए गुलाब का फूल लेकर आता और मेरे बैग में रखता। मेरे पास बहुत से फूल जमा हो गए थे, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि उन फूलों की खुशबू से अब सिर्फ हमारा कमरा नहीं बल्कि पूरा घर महकता हुआ महसूस होता था। मैं तो हाबूस के इश्क में मुब्तला हो चुकी थी। दूसरी तरफ हाबूस भी मुझे दिलो जान से चाहता था, लेकिन हम दोनों शायद कभी एक नहीं हो सकते थे, क्योंकि हम दोनों एक अलग मखलूक से ताल्लुक रखते थे। इस सब के बावजूद हमने हमेशा एक दूसरे का साथ रहने का वादा भी कर लिया था। दादी अम्मा की सेहत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो मेडिसिन खाकर सो गई थी। अम्मा भी दिन भर काम करने की वजह से रात को जल्दी सो जाती थी। मैं भी अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश कर रही थी। करवटें बदल बदल कर थक चुकी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। हाबूस की मखसूस खुशबू मुझे महसूस हुई तो मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। वो मेरे करीब ही खड़ा था। मेरे खानदान के सभी लोग दूसरे शहर में शादी पर गए हुए थे। तुम मेरा घर मेरी दुनिया देखना चाहती थी। ये बेहतरीन मौका है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा। इंतहाई पुरजोश लहजे से हाबूस ने कहा। रात के इस पहर उसके साथ जाते हुए मुझे खौफ महसूस हो रहा था। मुझे डर था कि अम्मा अब्बा या दादी अम्मा में से किसी की आंख खुल गई तो मुझे गैर हाजिर पाकर वावेला मचा देंगे। उनकी फिक्र छोड़ दो, जब तक तुम वापस नहीं आओगी ये सब सोते रहेंगे। ये मेरे जादू के ज़ेरे असर हैं। जब तक मैं चाहूँगा ये आंख भी नहीं खोल सकेंगे। मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर थपथपाते हुए हाबूस ने तसल्ली देते हुए कहा। मैं कुछ मुतमईन हो गई थी। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ा और आंखें बंद करने के लिए कहा। अचानक ही मुझे एक झटका सा महसूस हुआ। मैं खुद को उड़ता हुआ महसूस करने लगी। आंखें खोल लो अब। उसकी आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मैंने जल्दी से आंखें खोलकर देखा। चंद लम्हे पहले मैं अपने कमरे में थी, लेकिन अब तो मैं एक बहुत बड़े घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। ये मेरा घर है, इसमें मैं अपने खानदान के साथ आबाद हूँ। बड़े से गेट की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा। ये बहुत बड़ा घर था। क्या तुम्हारे खानदान में इतने ज्यादा लोग रहते हैं कि आप सबको इतने बड़े घर में रहना पड़ता है? हैरत भरे लहजे से मैंने सवाल किया। तुम ठीक कह रही हो, हमारी फैमिली बहुत से अफराद पर मुश्तमिल है, इसलिए तुम्हें ये घर बहुत बड़ा लग रहा है। मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए हाबूस ने कहा। अब क्या तुम दरवाजे पर खड़े रहकर ही सब बातें करोगे? मेरे घर को अंदर से नहीं देखोगी? प्यार लुटाती निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा और मेरा हाथ पकड़कर घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। मैं नहीं जानती थी कि मैं इस घर की दहलीज के अंदर तो अपनी मर्जी से जा सकती हूँ, लेकिन बाहर अपनी मर्जी से नहीं निकल सकती।
हैरत भरी नजरों से मैं इस बड़े महल नुमा घर को देख रही थी। हर तरफ बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई थी। हाबूस मुझे मुख्तलिफ कमरे दिखा रहा था। हर कमरा बहुत बड़ा और खूबसूरत फर्नीचर से सजा हुआ था। मैं हर एक चीज को हैरत भरी नजरों से देख रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिन्नात भी इंसानों की तरह घर बनाकर रहते होंगे। मेरा ख्याल था कि वो दरख्तों पर या पहाड़ों पर आराम से सो जाते हैं। उन्हें बिस्तर या कमरों की जरूरत नहीं होती। मेरा सवाल सुनकर हाबूस बहुत देर तक हंसता रहा। तुम्हें शायद इस बात का इल्म नहीं है कि जिन्नात भी इंसानों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। इंसानों ही की तरह खाते पीते, बीमार होते और मर जाते हैं। जिस तरह इंसान शादियां करते और अपने घर बसाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी शादी करते और अपना घर बसाते हैं। हम दोनों मखलूक का मालिक अल्लाह ताला है, जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया। हाबूस ने जिन्नात की तर्ज़ जिंदगी के बारे में मुझे तफसील से बताते हुए कहा, मेरे लिए कुछ बातें बहुत हैरत अंगेज थीं। तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। मैंने कभी ख्वाब में भी ऐसा घर नहीं देखा था। सारे घर की सैर करने के बाद मैंने तारीफ करते हुए कहा, तुम्हें ये घर अच्छा लगा? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा घर बना लूंगा। उसने प्यार भरे लहजे से कहा, नहीं नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये घर तुम्हारा है, बहुत प्यारा है। मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा लगा। तारीफी लहजे से मैंने कहा, मुझे फिक्र हो रही थी कि बहुत देर हो चुकी है। ऐसा न हो कि किसी की आंख खुल जाए और मेरी गैर मौजूदगी की वजह से एक नया मसला खड़ा हो जाए। अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि तुम मुझे मेरे घर वापस छोड़ाओ। बेचैन लहजे से मैंने कहा, अब तुम वापस नहीं जा सकती। तुम मेरे घर आ गई हो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए हाबूस ने इंतहाई प्यार भरे लहजे से कहा। उसकी ख्वाहिश का सुनकर मैं हंसने लगी थी। तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह जिद कर रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम्हारी दुनिया है। मैं तुम्हारी दुनिया में हमेशा नहीं रह सकती। मुस्कुराते हुए मैंने इनकार कर दिया। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। इसमें हम दोनों का नुकसान है। जब मेरे घर वाले वापस आएंगे तो उन्हें इस घर में से इंसानी बू महसूस हो जाएगी और फिर वो मुझसे पूछेंगे कि यहाँ पर कोई इंसान कैसे आ सकता है। मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे बारे में नहीं छुपा सकूंगा। अब मुझे अपने खानदान के सामने अपनी और तुम्हारी पसंद के बारे में बताना होगा। हाबूस इंतहाई संजीदगी से कह रहा था, तुम अगर अपने खानदान को मेरे बारे में बताना चाहते हो तो बता दो। मैंने कब रोका है, लेकिन इस वक्त मुझे मेरे घर वापस जाने दो। मेरी गैर मौजूदगी की वजह से बहुत बड़ा मसला भी खड़ा हो सकता है। अपनी बात पर इसरार करते हुए मैंने कहा, अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों जिंदा रहें और हमें कोई तकलीफ ना हो तो इसका सिर्फ एक ही हल है कि तुम मुझसे निकाह कर लो। जब तुम मेरी बीवी बन जाओगी तो किसी को भी इस घर में इंसानी बू महसूस नहीं होगी। मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे बारे में सच बता दूंगा। अब उसने मुझे समझाते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन मुझे अब समझ आ रही है कि हम दोनों अलग अलग रास्तों के मुसाफिर हैं। तुम जिन्सात हो और मैं आदमजादी। शायद हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। जब तुम्हारे घर वाले मेरी बू को महसूस करते हुए तुमसे तहकीक करेंगे तो तुम्हें सब सच बताना पड़ेगा और मैं यही चाहती हूँ कि तुम उन्हें सब सच बता दो। मैंने हाबूस को समझाते हुए कहा, मैं मुनासिब मौके का इंतजार कर रहा था जब मैं अपनी अम्मी से तुम्हारे बारे में बात करता, लेकिन बहुत जल्द ही मैं मौका तलाश कर लूंगा। लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे साथ निकाह करना होगा। जब तुम मेरे निकाह में आ जाओगी तो फिर तुम्हारी बू कोई भी महसूस नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो बहुत नुकसान उठाओगी, क्योंकि घर वाले जब वापस आएंगे तो उन्हें इंसानी बू महसूस हो जाएगी और फिर वो तुम तक पहुंच जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को कोई नुकसान पहुंचाया जाए। हाबूस ने अपनी बात पर इसरार करते हुए कहा, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे किसी के साथ निकाह करना पड़ेगा। मैं इनकार में गर्दन हिलाते हुए उठकर खड़ी हो गई और कमरे के दरवाजे से बाहर निकल आई। हाबूस तेज तेज कदम उठाते हुए मेरे पीछे आ रहा था। तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बात का जवाब दो। तेजी से चलते हुए मेरे सामने आकर उसने कहा, तुम मेरा जवाब सुन चुके हो। मैं ऐसे तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे इश्क करती हूँ, लेकिन मैं अपने वालिदैन को भी नाराज नहीं कर सकती। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो
तो जो रस्म व रवाज और जो तरीका है उसके मुताबिक मेरे वालिदैन के पास आ जाओ। मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात कर लूंगी। अगर वो इनकार करेंगे तो मैं उन्हें समझा लूंगी, लेकिन मैं ऐसे उनकी गैर मौजूदगी में और उनकी राय के बगैर तुमसे शादी नहीं कर सकती। अपने इनकार पर कायम रहते हुए मैंने कहा, तुम अपने लिए और मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो। तुम्हें मेरी बात क्यों समझ नहीं आ रही? मेरा इनकार सुनकर हाबूस गुस्से में आ गया। मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती। तुम धोखे से मुझे अपने घर लेकर आए हो और अपनी दुनिया में लेकर आए हो और अब मुझसे शादी करना चाहते हो। हाबूस के गुस्से और तल्ख लहजे को महसूस करते हुए मैंने इंतहाई दुखी लहजे से कहा, मैं तुमसे इश्क करता हूँ, तुम्हें तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन तुम मेरी मजबूरी भी तो समझने की कोशिश करो। बेबस लहजे से उसने कहा। अचानक ही मुझे अपने करीब एक इंतहाई खौफनाक शक्ल की औरत नमूदार होते हुए दिखाई दी, जिसे देखकर मैं घबरा गई और चंद कदम पीछे हट गई। उस औरत को देखते ही हाबूस घबरा गया। आप क्यों वापस आ गई हैं? आप सबने तो बताया था कि चंद दिन तक आप लोग वापस नहीं आएंगे। उस औरत की तरफ देखते हुए हाबूस ने इंतहाई फिक्रमंदी से पूछा, तुम क्या जानते हो? क्या औलाद गलत काम कर रही हो तो माँ बाप को इस बात का इल्म नहीं होता? मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तुम इस आदमजाती को इस घर में जरूर लेकर आओगे, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गई ताकि तुम्हें और इस लड़की को किसी बड़े नुकसान से बचा सकूं। उस खौफनाक औरत ने गुस्सीली निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं आपको मारिया के बारे में बताना चाहता था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल सका। हाबूस ने शर्मिंदा लहजे से कहा, क्या तुम जानते हो कि अगर तुम्हारा खानदान या कबीले में किसी को भी इस बात का इल्म हुआ कि तुम इंसानों से मिलते हो, यहाँ तक कि एक आदमजाती से शादी करने लगे थे, तो फिर तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा? तुम्हें क्या सजा दी जाएगी? समझाने वाले अंदाज से वो खौफनाक औरत पूछ रही थी। इस बात का तो मुझे अंदाजा हो चुका था कि वो हाबूस की माँ है। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुका हूँ। उसने बेबसी का इजहार किया। तुम्हें अच्छी तरह से इल्म है कि इंसान और जिन्नात अलग अलग मखलूकात हैं, कभी एक नहीं हो सकते। फिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? जिस लड़की को तुम इंतहाई मोहब्बत से अपनी जिंदगी में शामिल करोगे, वो चंद दिन भी तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इसके बाद फिर तुम क्या करोगे? वो खौफनाक औरत इंतहाई पुरवकार लहजे से हाबूस को समझा रही थी। मेरा खुद पर कोई इख्तियार नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं मारिया को नहीं छोड़ सकता। मुझे अपने दिल पर कोई इख्तियार नहीं। अपनी माँ के समझाने पर हाबूस ने बेबसी से सर हिलाते हुए कहा, इससे पहले कि मेरी गैर मौजूदगी को कोई महसूस करता, कोई यहाँ तक आ जाता, इस लड़की को इसके घर वापस छोड़ दो। और मैंने फैसला कर लिया है कि अब तुम हमारे साथ इस घर में नहीं रहोगी। अगर तुम इसी घर में रहे तो इस लड़की को भुला नहीं सकोगे। हाबूस की माँ ने दुखी लहजे से कहा। उसे भी शायद अपने बेटे की मोहब्बत का इल्म था, लेकिन वो भी मजबूर थी। अगर मैं तुम्हें खानदान और कबीले से बचा भी लूं, लेकिन बहैसियत मुसलमान मैं कभी भी तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगी, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसान और जिन्नात की शादी से मना फरमाया था। किसी मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि जिस काम से अल्लाह के नबी ने मना किया हो वो शख्स वही काम करे। अब उसकी माँ हर मुमकिन तरीके से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। मुझे फिक्र हो रही थी कि अगर मेरे घर में से किसी को भी इस बात का इल्म हुआ कि रात के इस पहर मैं घर पर नहीं हूँ तो कयामत आ जाएगी। हाबूस ने बेबसी से सर झुका दिया। जब उसने सर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू जगमगा रहे थे। अगर हम दोनों एक नहीं हो सकते थे तो फिर अल्लाह ताला ने इसकी मोहब्बत क्यों मेरे दिल में डाली? उसने शिकवा करते हुए कहा, अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है। तुम्हें भी शायद आजमाइश में डाला गया था। तुमने अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों पर अमल करना है, इसलिए कि तुम एक अच्छे मुसलमान हो। उसकी माँ ने तसल्ली देते हुए कहा। हाबूस की आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल को भी कुछ हो रहा था। मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर थी। अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि मुझे अपनी मोहब्बत से हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। न चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बहुत देर हो चुकी है, उस लड़की को उसके घर वापस छोड़ दो। मैं जानती हूँ कि तुम उसको हमेशा के लिए लेकर आए थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है
कि तुम दोनों की बेहतरी के लिए ही कह रही हूँ। हाबूस को प्यार से अपने गले से लगाते हुए उसकी माँ ने कहा। अपनी माँ के कहने पर हाबूस जल्दी से आगे बढ़ा और मेरा हाथ पकड़ लिया। आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। इंतहाई धीमी और बेबस लहजे से उसने कहा तो मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली। एक झटका महसूस हुआ तो कुछ देर बाद मैं अपने घर पर मौजूद थी। जितना भी शुक्र अदा करती उतना कम था कि सब सो रहे थे, अभी तक कोई भी नहीं जागा था। अचानक ही मुझे अपने करीब से फूलों की महक महसूस होने लगी। मेरे बिस्तर पर फूलों का ढेर लगा हुआ था, गुलाब के सुर्ख फूल जिनकी महक ने मुझे दीवाना बना रखा था। एक बार फिर मैं लंबे लंबे सांस लेकर इस खुशबू को अपने अंदर उतारने लगी। ये मेरी मोहब्बत का आखिरी तोहफा है। आज के बाद मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखे। मेरे कान के करीब सरगोशी करते हुए हाबूस ने कहा। उसकी आवाज तो मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर नजर ना आने वाले हाथों ने मेरे दाएं हाथ की उंगली से अंगूठी उतार ली। मैं ये सब कुछ खामोशी से देख रही थी। हमेशा के लिए खुदा हाफिज, लेकिन तुम मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहोगी। अगर मुझे इस बात की फिक्र ना होती कि तुम मेरी दुनिया में नहीं रह सकती तो मैं कभी ये फैसला न करता, बल्कि हमेशा तुम्हें अपने साथ रखता। इंतहाई बेबसी और दुख भरी आवाज सुनाई दे रही थी। फिर हर तरफ खामोशी छा गई। आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। मैंने अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए खो दिया था। मोहब्बत की आखिरी निशानी के तौर पर दिए हुए गुलाब के फूल मैंने एक महफूज जगह पर संभाल दिए थे। मैं नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा क्यों किया है। मेरे दिल में ही मेरी मोहब्बत की कब्र बन चुकी थी, लेकिन मैं इस बात पर मुतमईन थी कि बहैसियत मुसलमान मैंने अल्लाह और अल्लाह के बताए हुए रास्ते को अपना लिया था। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि आज के बाद मैं राह रास्ते कभी नहीं भटकूंगी। हमेशा उस रास्ते का इंतखाब करूंगी जो कामयाबी की तरफ जाता होगा। मुझे यकीन था कि मेरा अल्लाह हर मुश्किल वक्त में मेरी मदद करेगा, क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।